मेथड्स ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है वहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो है वर्क करते हैं। तो हर लेवल पे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या मेथड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के, वही जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं, तो इन तीनों ही लेवल में अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सीईओ या फिर एमडी के नाम से जो है रेफर किया जाता है। ये लोग जो है ओवरऑल स्ट्रेटजी फ्रेम करते हैं, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होगी, मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ये लोग लेते हैं, बिजनेस डिसीजन जो है ये लोग लेते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ओवरऑल कंपनी के स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं और जो है डिफरेंट मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लेते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। क्लियर। वहीं पर दूसरा जो लेवल है दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहां पर आपको जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड देखने को मिलते हैं। जैसे ब्रांच मैनेजर हो गए, एचआर मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, तो इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये क्या करते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज या फिर रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसको ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंट दोज स्ट्रेटजीज विद इन देयर डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो भी स्ट्रेटजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करती है। वो लोग जो है जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको जो है ड्यूटीज असाइन करते हैं, उनको मोटिवेट करेंगे और जो भी लोअर लेवल मैनेजर्स का एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस होगा या फिर जो भी प्रोग्रेस का रिपोर्ट होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है कम्युनिकेट करते हैं। कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। तो इनका मेन मोटिव क्या हो गया कि ये जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको ये इंप्लीमेंट करते हैं। और वहीं पर जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको सुपरवाइजर, शिफ्ट लीडर, फोरमैन ये लोग देखने को मिलते हैं और इनका काम क्या होता है कि जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे वर्किंग होती है, उनको जो है ये मॉनिटर करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं और उन डेली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है ये सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे और जो है उनको ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। क्लियर कि कौन किस दिन कौन क्या काम करेगा और उनकी रिपोर्ट जो है वो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं और अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करती है। क्लियर। तो सबसे पहला मेथड या फिर टेक्निक है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि केपीआई हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेटेड जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जिसको आप देखकर ये कह सकते हो कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पुअर परफॉर्म कर रही है, उस इंडिकेटर्स का जो है इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और अगर परफॉर्मेंस पुअर होती है तो उसको जो है इंप्रूव किया जाता है फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जरिए। क्लियर। तो जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज कर रही कि नहीं कर रही है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि सपोज कि टॉप मैनेजमेंट लेवल ने डिसाइड किया कि 1 लाख जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जाएगा, 1 लाख एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया लेकिन सेल जो है वो 1 लाख के अकॉर्डिंगली जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, तो यानी कि वो रिटर्न अच्छा नहीं था। वहीं पर 1 लाख एड पे स्पेंड किया गया और कंपनी की सेल 30 लाख बढ़ गई, यानी कि जो है कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि एड पे जो भी पैसा खर्च किया गया था उस पर अच्छा रिटर्न आया है, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्लियर। तो इस तरीके से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मेजर किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर फिर डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर कमी है और उसमें जो है इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है। क्लियर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो हर एम्प्लॉय जो भी मैनेजर्स हैं वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, उस डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो डिसीजन का अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, उस डिसीजन की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो यानी कि वो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय द्वारा लिए गए डिसीजन द्वारा जो है परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कम हो रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और ऐसे में उस एम्प्लॉय को जो है वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने की जरूरत है। क्लियर। इसी तरीके से अगला जो मेथड है इज बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, BARS। कई बार जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा आपने कि डिस्प्यूट हो जाते हैं दो एम्प्लॉय के बीच में, तो जब दो एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो अपने बॉस के पास या फिर हेड के पास जाते हैं। तो जो बॉस है, जो मैनेजर है, जो हेड है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है उस चीज़ को जो है यहाँ पर इस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर है वो जो है यहाँ पर मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर इंप्रूव किया जाता है मैनेजर्स के बिहेवियर को। इट इज़ यूज्ड
यूज्ड बाय मैनेजर्स टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड जॉब रिलेटेड बिहेवियर। जॉब पे रहते वक्त कैसा बिहेवियर एम्प्लॉय का होना चाहिए उसके बेसिस पे यहाँ पर रेटिंग की जाती है, और जिसका बिहेवियर, जिसकी भी रेटिंग जो है पुअर होती है उसमें वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देके मोटिवेट करके उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जो है उनको इंप्रूव किया जाता है। तो इट कैन हेल्प एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट बिहेवियर्स आर नीडेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो इस बार्स यानी BARS, इस रेटिंग स्केल के जरिए जो है एम्प्लॉई ये चीज़ समझ सकता है कि कौन से बिहेवियर के जरिए जो है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। क्लियर? जैसे कि पेशेंस लेवल को जो है वहाँ पर रेट करना है एम्प्लॉय को, कि जब वो डिफिकल्ट एम्प्लॉय के साथ डील करता है तो उसका पेशेंस लेवल क्या होता है, वो हाइपर हो जाता है या फिर बहुत आराम से शांत से जो है वो एम्प्लॉयज़ को समझाता है। तो उस पर जब वो अपने आप को रेट करता है तो उसके बेसिस पे फिर जो है वहाँ पर सजेशन उसको प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ आप सही कर रहे हो या फिर हाँ आप गलत कर रहे हो। क्लियर? तो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो ये सब क्या है, ये जो है डिफरेंट मेथड है, इनके जरिए आप पहले एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो और उसके बाद फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ठीक है, अगर खराब है तो फिर उनको जो है वहाँ पर फीडबैक, सजेशन या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से अगला जो मेथड है दैट इज बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड। तो यहाँ पर जो है चार बेसिस पे, चार पर्सपेक्टिव के बेसिस पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। वो चार कौन से हैं? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जो है सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट ग्रोथ, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, वो चीज़ देखा जाता है। क्लियर? कहने का मतलब है कि टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट हैं या फिर जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हैं, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, उनकी डिसीजंस की वजह से, उनके एम्प्लॉय की वजह से क्या कंपनी की सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या एसेट्स ग्रोथ हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो यानी कि फाइनेंशियल वाला पर्सपेक्टिव तो अच्छा है। क्लियर? इसी तरीके से कस्टमर, यानी कि क्या कस्टमर को जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, कस्टमर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है, डिलीवरी स्पीड इंप्रूव्ड है कि नहीं है। क्लियर? इसके बेसिस पे वहाँ पर जो है परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। इसी तरीके से इंटरनल प्रोसेस में, यानी कि जो इंटरनल प्रोसेस यानी कि जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से लर्निंग और ग्रोथ, लर्निंग और ग्रोथ में देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉइज हैं क्या वो अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे कि AI आ गया है तो क्या एम्प्लॉय AI की नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उनके पास AI की एक्सपर्टीज आ गई, उन्होंने सर्टिफिकेशन किया कि नहीं किया है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज उनके पास है कि नहीं है। ठीक है? तो लर्निंग एंड ग्रोथ, तो इन चार पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो है एम्प्लॉयज को जज किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है उनको वहां पर मैनेज किया जाता है। कहने का मतलब कि एम्प्लॉय की वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर सर्विस अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इंटरनल प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एम्प्लॉय खुद की लर्निंग पे और ग्रोथ पे कितना फोकस कर रहा है। इन चार पर्सपेक्टिव बेसिस पे जज किया जाता है। तो अगर कहीं 2 पे 3 में अच्छा है, एक में जो है वो पूरा है, तो उसको फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्लियर? तो बैलेंस स्कोर कार्ड, तो बैलेंस यानी कि फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ, इन चारों को बैलेंस करके एम्प्लॉय को चलना है। अगर बैलेंस करके एम्प्लॉय नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में वो पीछे होगा, और जिसमें भी पीछे है उसको जो है वहाँ पर इंप्रूव करना होता है। क्लियर? तो ये सब जरिए होते हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर परफॉर्मेंस में जो है लैग कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, और अकॉर्डिंगली जो है फिर उसको वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन और जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा के उसको इंप्रूव कराती है। इसी तरीके से है ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट, OKR। ये भी क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव या फिर गोल सेट कर दिया जाता है। क्लियर? और उसके जो भी पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उसको आउटलाइन कर दिया जाता है, और फिर परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है कि उस रिजल्ट को एम्प्लॉय ने अचीव किया है, या फिर जो भी टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने उसको अचीव किया है कि नहीं किया है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं उसको सेट किया जाता है, और पॉसिबल आउटकम को अचीव किया गया है कि नहीं किया गया उसकी बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। जैसे कि सपोज करें कि ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। क्लियर? पॉसिबल जो है वहाँ पर रिजल्ट क्या हो सकते हैं कि जो सेल्स रेवेन्यू हो 10% से इंक्रीज हो गई है, या फिर 20% कस्टमर ज़्यादा और आ गए हैं कंपनी के पास, या फिर जो क्लोज रेट था वो 22% से 27% हो गया है। क्लियर? तो ये जो है 3 की रिजल्ट्स हो गए कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा भाई। या तो सेल्स रेवेन्यू सीधे सीधे कि पहले जो है 10,000 आता था, अब जो है 20,000 आने लग गया है। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा हाँ सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। वहीं पर क्लोज 25% मोर कस्टमर, पहले जो है 10 ही कस्टमर जो है महीने में क्लोज होते थे, अब जो है 20 कस्टमर क्लोज होने लग गए। इस तरीके से जो है यहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं है। ज़्यादा कस्टमर क्लोज हो रहे हैं, कहने का मतलब कि ज़्यादा कस्टमर परचेज करें, जब ज़्यादा कस्टमर परचेज करेंगे तो सेल्स इंक्रीज ही होगी ना। क्लियर? तो इस तरीके से जज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, सेट किया जाता है, और फिर उसके पॉसिबल जो की रिजल्ट होते हैं उनको सेट किया जाता है, वहाँ पर आउटलाइन किया जाता है, और पॉसिबल आउटकम को जो है अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर
मेजर किया जाता है। परफॉर्मेंस पुअर है तो फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, या फिर यहाँ तक कि हो सकता है कि नए लोगों को रिक्रूट भी वहाँ पर किया जाता है जिससे कि सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज किया जा सके। इसी तरीके से है सक्सेशन प्लानिंग, ये भी मैनेजमेंट का एक तरीका है, परफॉर्मेंस को मैनेज करने का तरीका है। कई बार क्या होता है कि हेड पोजीशंस होते हैं और अगर जो हेड पोजीशन पे एम्प्लॉय है वो छोड़ के चला जाता है या फिर वो रिटायर हो जाता है तो उस हेड पोजीशन को कौन संभालेगा। कुछ क्रिटिकल पोजीशंस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर उस पोजीशन पे कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तो फिर वर्किंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हैम्पर कर जाएगी। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो पहले से ही कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करता है और उनको जो है पहले से ही ट्रेन करके रखता है कि जैसे ही कोई की इंपॉर्टेंट पोजीशन खाली होगी उनको जो है वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। क्लियर। तो ऐसे में जो एचआर डिपार्टमेंट होती है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो जिनके अंदर भी कैलिबर होता है कि हाँ वो एचआर मैनेजर का, फाइनेंस मैनेजर का, फिर जो की इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको पहले से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर जाती है। कोई इंप्लॉय है तो उस इंप्लॉय को पहले से ही एचआर मैनेजर के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा कि तुम जाओ एचआर मैनेजर के अंदर काम करो, और जैसे एचआर मैनेजर छोड़ के जाएगा तो जिस इंप्लॉय ने एचआर मैनेजर के अंदर काम किया था उसको जो है एचआर मैनेजर बना दिया जाता है क्योंकि उसके पास सारी नॉलेज होती है। क्लियर। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम या फिर क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करके सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। क्लियर। कि अगला कौन होगा, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई की पोजीशन है, एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर छोड़ के चला गया तो अगला एचआर मैनेजर कौन होगा। तो या तो आप नया रिक्रूटमेंट करोगे, समय लगेगा, या फिर आपने जिसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी उसी को एचआर मैनेजर बना दीजिए। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पहले से ही वो जो है एक नए एम्प्लॉय को जो है तैयार करके रखती है कि कोई भी की पोजीशन खाली होगा तो उसको जो है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगला है फीडबैक एंड कोचिंग, जो कि सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक जो है वो टाइमली और ऑब्जेक्टिव मैनर में जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है, और उसी के बेसिस पे जो है वहाँ पर उनको प्रॉपर कोचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1-to-1 मीटिंग की जाती है एम्प्लॉयज़ के साथ, और फिर वहाँ पर जो है उस मीटिंग में उनको फीडबैक दिया जाता है कि आपकी पिछले महीने की परफॉर्मेंस कैसे रही, या ईयरली परफॉर्मेंस कैसी रही, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने इतना सेल इंक्रीज़ किया है, फिर आपका पहले सेल ज़्यादा था, आप जो है पिछले क्वार्टर में सेल कम हो गया है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक जो है वहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉय को पता चले कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो जो है कहाँ पर पीछे है और कैसे वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये भी एक जो है परफॉर्मेंस को मैनेज करने का तरीका होता है। क्लियर। इसके अलावा जो है आप 360 डिग्री अप्रेजल और एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दो भी मेथड हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, देखिए अप्रेजल का मतलब होता है एसेस करना या फिर इवैल्यूएट करना, किसी चीज को एसेस करना, इवैल्यूएट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस को एसेस करना, किसकी, एम्प्लॉय की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं। क्यों, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो अचीव होना होगा इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। वो कब इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव होगा, जब ह्यूमन रिसोर्स की जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन की गोल जो है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो जाएगी। क्लियर। तो इसलिए परफॉर्मेंस को पीरियोडिक बेसिस पे जो है अप्रेज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हो गया, इज अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी। यानी कि एक जो एम्प्लॉय है वो जो है उसकी जॉब परफॉर्मेंस क्या है, वो जॉब को, अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसका कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कंपनी की गोल को अचीव करने के लिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। इसका जो रेगुलर टाइम पीरियड पे जो है रिव्यू होता है तो उसी को क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। कंपनीज यूज परफॉर्मेंस अप्रेजल टू डिटरमाइन व्हिच एम्प्लॉय हैव कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द कंपनीज ग्रोथ, रिव्यू प्रोग्रेस एंड रिवॉर्ड हाई अचीविंग वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज करती है इस चीज को जज करने के लिए कि कौन सा एम्प्लॉय है जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिसने अच्छे से अपनी टास्क को परफॉर्म किया है, और उसके बेसिस पे फिर वो रिवॉर्ड को जो है रिवॉर्ड भी देती हैं जो हाई अचीविंग वर्कर्स होते हैं। जैसे कि आप सेल्स में देखते होंगे तो जो वर्कर्स जिस महीने में ज़्यादा सेल्स लाता होता है उसको जो है इंसेंटिव्स मिलता है, उसको जो है टूर पे भेज दिया जाता है, या फिर उसको जो है एक्स्ट्रा जो है मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो सिर्फ आपका जॉब परफॉर्मेंस नहीं बताएगा कि एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है, बल्कि आपको क्या रिवॉर्ड देना है, क्या इंसेंटिव देना है, क्या मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देना है, वो भी जो है उसको भी डिसाइड करने में परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्पफुल होता है। तो ट्रेनिंग देना है या डेवलपमेंट करना है या फिर आपको डिमोट कर देना है, फिर रिट्रेंच कर देना है, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे। और ये पता कैसे चलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता चलता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिफाइन किया है फ्लिपो ने। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो,
Performance appraisal is defined as a systematic, periodic, and so far as humanly possible, an impartial rating of an employee's excellence in matters pertaining to his present job and to his potentialities for a better job। यानी कि किसी एम्प्लॉय की क्या एक्सीलेंसीज है उसकी जॉब को परफॉर्म करने में और उसकी क्या पोटेंशियलिटीज है उसके अंदर, उस चीज़ को जज करना, उस चीज़ को जो है पीरियडिकली अप्रेज करना, इवेल्युएट करना बिना किसी पार्शियलिटी के ही क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। क्लियर? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का ओवरऑल एक ही मतलब है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है कि वो अपनी जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म नहीं कर रहा, उस चीज़ को इवेल्युएट करना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। तो फीचर्स क्या हो सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के? पहला चीज़ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, यानी यहाँ पे ऐसे नहीं कि कैसे भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है। यहाँ पे पहले एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। उस परफॉर्मेंस को जो मेजर किया है उसको आप जो है एक्चुअल स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और उसके बाद जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फीडबैक देते हैं, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे या फिर उसको डिमोट करेंगे या प्रमोट करेंगे। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो भी देना होगा वो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। क्लियर? ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, इवैल्यूएटिंग प्रोसेस। बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कर रहे हो, यानी कि एसेस कर रहे हो, तो इसीलिए क्या हो गया, ये इवैल्यूएटिंग प्रोसेस है। पीरियोडिक प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे हर साल हर 6 महीने पे जो है यहाँ पे आप जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय का होता रहता है। फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का सोच के जो है यहाँ पे अप्रेजल किया जाता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आगे नुकसान हो सकता है, तो इसलिए अभी आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करके आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करके आपकी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करना जरूरी होता है। फ्यूचरिस्टिक होता है। आइडेंटिफाई एम्प्लॉय पोटेंशियलिटीज, परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए बहुत सारे ऐसे पोटेंशियलिटीज होती हैं एम्प्लॉय के अंदर जो उसको नहीं पता होती या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता होती, वो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में। डेवलप एम्प्लॉय, बट ऑब्वियसली बात है कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे तो उसके अंदर जो भी कमियां होंगी वो पता चलेंगी और जब कमियां पता चलेंगी तो आप उसको जो है फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उसकी कैपेबिलिटी और इनहेंस होगी, उसकी नॉलेज स्किल्स इंप्रूव हो सकती है। क्लियर? तो बात कर लें पर्पज की कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पज क्या है, तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि पर्पज क्या है। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी कि जब आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे तो आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉय को तो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सके कि ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट करना है या फिर डिमोट करना है, फिर प्रमोट करना है। तो फीडबैक यहाँ पे आप देते हो मैनेजमेंट को भी और एम्प्लॉय को भी। फैसिलिटेटिंग प्रमोशन एंड डाउनसाइजिंग, बट ऑब्वियसली जब फीडबैक देंगे तो आपको प्रमोशन देना है एम्प्लॉय को या फिर उसको डाउनसाइज करना है, ये डिपेंड करता है, इस पे जो है डिसीजन मेकिंग लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मोटिवेटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस, यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने के बाद आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको जो है मॉनेटरी बेनिफिट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देकर आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। वहीं पे कोई एम्प्लॉय जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लेकिन उसको एफर्ट लगा रहा है तो भी उसको जो है मोटिवेट कर सकते हैं ट्रेनिंग या डेवलपमेंट का अरेंजमेंट करवा के। सेटिंग एंड मेजरिंग गोल्स, तो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप जो है गोल्स को सेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर कर सकते हो। डिटरमाइन कंपनसेशन, कि इस एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन देना है, क्या बेनिफिट देना है, वो भी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल पे डिपेंड करती है। आप जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप इंसेंटिव दे सकते हो, जो खराब परफॉर्म कर रहा है उसको जो है उसके इंसेंटिव डिडक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, या फिर जो फ्रिंज बेनिफिट्स होती हैं उसको आप लेस कर सकते हो। काउंसलिंग पुअर परफॉर्मर्स, जो भी पुअर परफॉर्मेंस होते हैं उनको जो है आप काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट को बुला सकते हो या फिर जो है आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि किसको क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या डेवलपमेंट करना है, ये जो है आप डिटरमाइन कर सकते हो किसके बेसिस पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे। यानी कि ओवरऑल अगर पर्पज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है पहले तो इवैल्यूएट करता है, परफॉर्मेंस के बारे में बताता है एम्प्लॉय को और मैनेजमेंट को, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता है कि किसको क्या कंपनसेशन देना है, किसको डाउनसाइज करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको ट्रेनिंग देना है, किसको बाहर निकाल देना है। ये सारी चीज़ें जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की फीडबैक पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात कर लें कि प्रोसेस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। भाई आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो तो किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करोगे ना, जैसा आपने बेंचमार्किंग में पढ़ा था, तो यहाँ पे किससे कंपेयर करोगे, तो आप एक जो है एक स्टैंडर्ड सेट करोगे, एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वहाँ पे बनाओगे, वो भी एम्प्लॉय के साथ मिलकर। आप सपोज करें कि आपने जो सेल्स टीम है तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि जो मंथली जो है एटलीस्ट 1 लाख का या फिर 1.5 लाख का
का जो है आपको सेल्स लेकर आना है। जो उस 1.5 लाख से सेल्स ऊपर ले आएगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी, जो 1.5 लाख से नीचे लाएगा उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। तो आपने एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना लिया कि एक महीने में 1.5 लाख का सेल लेके आना है। देन म्यूचुअली सेट मेजरेबल गोल्स, यानी कि म्यूचुअली आप जो है मेजरेबल गोल्स को सेट करिए कि क्या अचीव किया जा सकता है, क्या अचीव नहीं किया जा सकता है। देन मेजर दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर मंथ एंड के बाद आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करिए और उसके बाद कंपेयर करिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड जो आपने बनाया था, और उसके बाद जो भी आया है फीडबैक या फिर जो भी इवैल्यूएशन में रिजल्ट आया है उसको डिस्कस करिए एम्प्लॉय के साथ। और उसके बाद जो भी नेसेसरी होता है करेक्टिव एक्शन लेना, कि उसको ट्रेन करना है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, डिमोट करना है, मॉनिटरी बेनिफिट देना है या फिर इंसेंटिव देना है, वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले आप एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाते हो, उसके बाद जो है म्यूचुअली जो है मेजरेबल गोल्स को सेट करते हो एम्प्लॉय के साथ बैठकर, उसके बाद जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, एक्चुअल जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद जो भी अगर ज़्यादा अच्छा होता है तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे, अगर पुअर है तो वहाँ पे आप करेक्टिव एक्शंस का यूज़ करोगे, यानी कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना तो वहाँ पे कुछ एरर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है वो क्या है, वो ह्यूमन बीइंग ही तो है। अब सपोज करें कि मैं जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा हूँ 4 लोगों का, तो हो सकता है कि 4 लोगों का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ मैं एरर शो कर दूँ। हो सकता है कि एक स्टूडेंट आया सामने से और मैंने उसको देखा कि वो वेल ड्रेस्ड है, तो मुझे लगा कि ये अच्छा ही होगा, ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसा नहीं है ना, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन एरर। पहला इंप्रेशन अच्छा लग गया तो हमने ये जज कर लिया कि वो अच्छा ही होगा, तो ये एरर है। तो इसलिए जो है बहुत सारी टाइप के एरर्स हो सकते हैं जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वो भी बाय ह्यूमन। तो पॉसिबल एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो रेटिंग एरर है। रेटिंग एरर है कि जब आप रेट कर रहा होता है, यानी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है वो उसकी तरफ से कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन एरर। यहाँ पे क्या हुआ कि किसी एम्प्लॉय को आपने देखा वो वेल ड्रेस लग रहा है, अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको लगा कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा और आपने उसको जो है रेटिंग अच्छी दे दी थी। ये फर्स्ट इंप्रेशन एरर है। हो सकता है कि देखने में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, लेकिन वर्क परफॉर्मेंस उसकी पुअर हो। दूसरा है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट यहाँ पे भी क्या हो गया कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप जो उसको जज कर रहे हो, यानी कि कोई एम्प्लॉय है वो सुबह जल्दी आता था और शाम को लेट जाता था, तो आपने सोचा कि ये अच्छा वर्कर है, बहुत हार्ड वर्कर है, और उसके बेसिस पे आपने उसे अच्छा रेट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हेलो इफेक्ट। ठीक है? स्ट्रिक्टनेस और लीनियंसी, बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेटर होता है वो किसी के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और किसी के ज़्यादा लीनियंट हो जाता है, तो इस केस में भी जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे बायसनेस आ जाती है। रिसेंसी बायस, रिसेंसी बायस में क्या होता है कि भी हाल ही में कुछ एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया था और पहले उन्होंने क्या परफॉर्म किया उसको आपने देखा नहीं, हाल ही में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था तो उनकी परफॉर्मेंस को आपने जो है अच्छा कर दिया। वहीं पे जिसने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अभी गलती हुई थी, उससे गलती हुई थी और भी बाय मिस्टेक गलती हुई थी, लेकिन उसको आपने रेट कर दिया कम, तो इससे क्या ये रिसेंसी बायस होती है, ये भी एरर हो जाता है। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि कोई पर्सन है बहुत अच्छा परफॉर्म करता था लेकिन वो उस ग्रुप में बिलोंग करता है जो ग्रुप वो का बेकार है, यानी कि जो ग्रुप जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एज अ ग्रुप परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वो उस ग्रुप से बिलोंग करता था, इसलिए आपने उसकी परफॉर्मेंस को भी क्या किया, कम जज कर दिया या फिर कम रेट कर दिया। तो ये जो है स्टीरियोटाइपिंग एरर हो जाता है। सिमिलर टू मी इफेक्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा तुम तो मेरे एरिया से हो, अच्छा तुम तो सेम कॉलेज से हो तो मैं तुमको ज़्यादा नंबर दे देता हूँ, अच्छा तुम उस साइड से हो वहाँ वाले तो गंदे लोग होते हैं मैं तुमको कम नंबर दे देता हूँ। तो इस तरीके से भी जो है वहाँ पे एरर्स हो जाता है कि जो मेरे जैसा है मैं उसको अच्छा दे दूंगा, जो मेरे जैसा नहीं है मैं उसको कम नंबर दूंगा, तो ये जो है रेटिंग एरर हो जाता है। इसके अलावा पुअर रेटिंग स्केल, यानी कि जो आप रेटिंग स्केल यूज़ कर रहे हो वो पुअर हो सकता है, एम्बिगुअस क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ पे, क्लियर। और इसके बाद लैक ऑफ रेटर अवेयरनेस, यानी कि रेटर की अवेयरनेस जो है वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है उसको नहीं होती है, तो इस केस में भी जो है यहाँ पे एरर आ जाता है किसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होता है, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है वो उसको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात कर लें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स कौन से हैं, तो यहाँ पे दो टाइप मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड देखें पहले, तो यहाँ पे रेटिंग स्केल, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग सिस्टम, चेकलिस्ट मेथड, फोर्स चॉइस मेथड, एसे मेथड, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, ये सब क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। वहीं पे जो मॉडर्न मेथड है उसमें आप असेसमेंट सेंटर होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, यानी कि कौन एम्प्लॉय मॉनेटरी वाइज कितना बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जिसको हम बार्स कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ, 360 डिग्री फीडबैक, साइकोलॉजिकल अप्रेजल जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है वो अप्रेज करता है, इवोल्यूएट करता है, ह्यूमन असेट अकाउंटिंग मेथड। तो ये अलग अलग डिफरेंट मेथड है जिसका यूज़ करके जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा सकता है।
और यहाँ पे हम 360 डिग्री और MBO इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है 360 डिग्री अप्रोच है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे 360 डिग्री का होता है पूरा सर्कल, यानी कि ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं हर जगह से जब आपको मेजर किया जाता है तो उसको कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको मेजर करना है तो उस एम्प्लॉय की 360 डिग्री क्या होगा, यानी कि उस एम्प्लॉय का सुपीरियर, उस एम्प्लॉय का जो है साथ में काम करने वाले कलीग्स और जो है पार्टनर हो गए, पीयर्स हो गए, उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स, कस्टमर्स हो गए, जो है सप्लायर हो गए, इन सबसे जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उसका अप्रेज करते हो। तो सिस्टम और प्रोसेस इन विच एम्प्लॉय रिसीव कॉन्फिडेंशियल एनोनिमस फीडबैक फ्रॉम द पीपल हु वर्क अराउंड देम। तो यहाँ पे क्या होता है 360 डिग्री अप्रोच में, हम जिस भी एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, हम उसके चारों तरफ से जो लोग उसके साथ काम करते हैं उनसे जो है एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल और एनोनिमस फीडबैक हम उस एम्प्लॉय के बारे में लेते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में लेते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। मेजर बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंसीज, तो हम इसमें जो 360 डिग्री अप्रोच है उसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर और कॉम्पिटेंसीज को मेजर करते हैं। ऑल्सो नॉन एज मल्टी सोर्स फीडबैक और फुल सर्कल फीडबैक और ग्रुप परफॉर्मेंस रिव्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सोर्स फीडबैक। मल्टी सोर्स क्यों, क्योंकि अलग अलग लोगों से हम डेटा कलेक्ट करें, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, एम्प्लॉय, पीयर, सप्लायर, कस्टमर, इन सबसे। फुल सर्कल फीडबैक 360 डिग्री यानी कि फुल सर्कल हो गया है। फिर ग्रुप परफॉर्मेंस रिव्यू यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि डेटा देते हैं किसी भी एम्प्लॉय की बिहेवियर, उसके कॉम्पिटेंसीज के बारे में। तो ये परफॉर्मेंस 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड्स हो गए, सेल्फ, यानी कि एक तो एम्प्लॉय से खुद ही जो है डेटा लिया जाता है कि एम्प्लॉय अपने बारे में क्या कहता है, अपने परफॉर्मेंस को क्या हो, अपने परफॉर्मेंस को कैसे वो रेट करता है, सेल्फ असेसमेंट हो गया। सुपीरियर हो गए, जो उसके बॉस होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कंपिटेंसी, उसके बिहेवियर के बारे में। पीयर्स यानी उनके साथ उसके सेम लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनसे डेटा लिया जाता है। कस्टमर्स, जिन भी कस्टमर्स को डील कर रहे हैं उनसे उसकी परफॉर्मेंस बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है। और सप्लायर्स, जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, फिर कोई और सोर्सेज हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जाता है पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। तो ये जो है जब आप इन सभी से आप डेटा कलेक्ट करते हो किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर कॉम्पिटेंसी से, तो उसी को क्या कहते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉय से तो पूछ ही रहे हो, साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं उन लोगों से भी डेटा कलेक्ट करते हो उसके बिहेवियर और उसकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में। तो दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो खुद तो एसेस करता ही है, साथ ही साथ उसका सुपीरियर, कस्टमर, पीयर, सप्लायर, सबऑर्डिनेट, सप्लायर, पीयर, कस्टमर, हर तरफ से जो भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं सभी से डेटा एक तरीके से लिया जाता है। तो दैट इज 360 डिग्री अप्रोच। अब बात कर लें कि जो है इसके क्या प्रोसेस है 360 डिग्री अप्रोचल का प्रोसेस। तो सबसे पहले एसएससीज इनवाइट्स रिस्पोंडेंट्स, यानी कि जो एसेस कर रहा है, जो 360 डिग्री अप्रोच का यूज़ करके किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेच कर रहा है, वो क्या करता है, एप्लीकेशन इनवाइट्स रिस्पोंडेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट्स को इनवाइट करता है, यानी कि आप जो है इस एम्प्लॉय का जो है असेसमेंट होना है, आप जो है आइए और इसका फीडबैक दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, रिस्पोंडेंट सबमिट देयर असेसमेंट, यानी कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो अपना असेसमेंट सबमिट करते हैं। वो क्वेश्चनियर हो गया, कोई चेकबॉक्स हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, अलग अलग मेथड से जो है रिस्पॉन्सेज लिए जा सकते हैं। तो जो एसएससी है वो रिस्पोंडेंट्स को इनवाइट करता है, रिस्पोंडेंट्स अपने जो भी असेसमेंट होता है वो सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जो है एसएससी सबमिट सेल्फ असेसमेंट, जो एसएससी होता है वो खुद का भी जो है अपना असेसमेंट जो है एम्प्लॉय को मतलब कि सबमिट करता है एम्प्लॉय के बारे में। फिर फाइनल रिपोर्ट इज जनरेटेड एंड डाउनलोडेड एज पीडीएफ, जो फाइनल जो भी रिपोर्ट होता है वो जनरेट होता है, उसको सेव किया जाता है। देन रिव्यू एंड फीडबैक बाय मेंटर या ट्रेनर, उसके बाद जो है रिव्यू लिया जाता है या फिर फीडबैक जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा बिहेवियर है, कैसा क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है आपके अंदर। तो दैट इज़ 360 डिग्री अप्रोच फीडबैक परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। तो सबसे पहले एसएससी जो है रिस्पोंडेंट्स को इन्वाइट करेगा, रिस्पोंडेंट्स अपने असेसमेंट को सबमिट करेंगे, जो एसएससी है वो भी जो है असेसमेंट सबमिट करेगा, एम्प्लॉय को अपना तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ फाइनल रिपोर्ट बनेगा, फाइनल रिपोर्ट के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा और फीडबैक जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ये 360 डिग्री का पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है 360 डिग्री में कि एडवांटेज क्या है इसका। तो एडवांटेज क्या है, बट ऑब्वियस बात है, प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि यहाँ पे किसी एक से नहीं, आप मल्टीपल लोगों से जो है आप जो है फीडबैक यहाँ पे पाते हैं।
तो ये एडवांटेज हो गया। आइडेंटिफाइज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि कहाँ पे किस सेक्टर में आप जो है किस एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है एम्प्लॉय का, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है 360 डिग्री अप्रोच। फोकस ऑन कोर कम्पिटेंसीज, यानी कि क्या कोर कम्पिटेंसीज हैं एम्प्लॉय की, उस पर फोकस किया जाता है। इनेबल सेल्फ इवेल्युएशन, यहाँ पे सेल्फ इवेल्युएशन भी इनेबल करता है कि आप जो है अपने आप का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं 360 डिग्री अप्रोच का यूज़ करके। डिसएडवांटेजेस क्या है बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक तो जाहिर सी बात है कि जब आप दूसरे लोगों से ले रहे हो तो ऑनेस्ट रिव्यू होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता है। फीडबैक मे नॉट बी टोटली ऑनेस्ट, नहीं हो सकता है कि आपके राइवलरी हो या फिर आपसे जेलस की भावना हो या फिर आपके रिलेशन किसी से अच्छी नहीं हो तो आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक ही देगा। तो यहाँ पे ऑनेस्ट होगा या नहीं होगा ये टोटली जो है नहीं कहा जा सकता। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इतने सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नॉट हैविंग इनफ रिव्यूअर्स जरूरी है, और कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके साथ काम करने वाले ज़्यादा लोग होते ही नहीं हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आप ये 360 डिग्री अप्रोच क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे आपके चांसेस बनते हैं कि हाँ अच्छा फीडबैक आए, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, एक ही दो लोग हैं, तो वहाँ पे जो फिर आपका फीडबैक जो है अच्छा नहीं आता है, यानी ये 360 डिग्री अप्रोच वहाँ पे फेल हो जाता है। टेंडेंसी टू डिफेंड, नॉर्मली क्या होता है कि डिफेंड करते हैं एम्प्लॉय, जैसे हो गया कि वो अपना फीडबैक दे रहा है तो अपने आप को डिफेंड करेगा हर नेगेटिव चीज़ों से। तो ये भी डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि हम जो भी आंसर्स देते हैं, फीडबैक देते हैं, उसमें डिफेंडेबल जो है टाइप का रिव्यू दे रहे हैं, तो उससे हम सही से बिहेवियर को या फिर कॉम्पिटेंसीज को जज नहीं कर पाते हैं, तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अब हमको पता चला कि जो है हमारी कॉन्फ्लिक्ट से हम इससे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे जो भी अंदर से कॉन्फ्लिक्ट से मनमिटाव हैं, तो उसके चक्कर में हमने उसको गलत फीडबैक भी दे दिया, या फिर हमने फीडबैक दिया, बाद में चला जाके हमारा रिव्यू खराब आया, तो हम बाद में उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है, अच्छा तुमने खराब दिया था, तुमने खराब दिया था, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो 360 डिग्री में ये कुछ एडवांटेज भी हैं तो कहीं पे डिसएडवांटेज भी हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तभी होगा जब वहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को आप अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो मोटिवेटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन भी जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वहाँ पे होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ सही से मैनेज नहीं हैं, उनको नहीं पता है कि उनका क्या टास्क है, उनको क्या अचीव करना है, उनकी परफॉर्मेंस पुअर है, उनको वेल मोटिवेटेड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है, वो पुअर हो जाती है, उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि MBO अप्रोच जो है वो दिया था। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, यानी कि आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो या कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो वो चीज़ आपकी ऑब्जेक्टिव कहलाती है, यानी कि एम क्या है, गोल क्या है, क्लियर। और मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि टू मैनेज और टू ऑर्गेनाइज और टू कंट्रोल समथिंग, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना या फिर उसको मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को आप ऑब्जेक्टिव के जरिए जो है मैनेज कर रहे हो, यानी कि उनको आप गोल देकर, उनको एम देकर, उनको टास्क देकर जो है आप वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज आर मैनेज्ड बाय ऑब्जेक्टिव और टास्क गिवन टू देम। तो किसी भी एम्प्लॉयज को आप ऑब्जेक्टिव और टास्क देके उनको जो है मैनेज करते हो। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करते हो, उनको जो है बुलाते हो, उनको टास्क देते हो कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, तो इससे क्या होता है कि एक तो जो भी रोल होता है वो क्लियर होता है कि कौन से एम्प्लॉय को क्या परफॉर्म करना है, और जब उस एम्प्लॉय को ये पता होगा कि उसको क्या परफॉर्म करना है तो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और जब वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल होगा। तो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी जो है सेटिस्फाई होगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, चाहे वो एम्प्लॉय की हो चाहे वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की हो। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देकर, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देकर, गोल देकर जो है यहाँ पे एम्प्लॉय को मैनेज किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जा रहा है, क्लियर। तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स फॉर द एम्प्लॉयज सो दैट दे नो व्हाट दे आर सपोज टू डू एट द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम गोल सेट करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो गोल सेट
सेट करते हैं किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे कि उनको पता हो कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना होता है। आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनको क्या काम करना है। तो इससे क्या होता है कि आप आसानी से सभी एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल सेटिंग अप्रोच भी कहते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी एमबीओ अप्रोच को हम गोल सेटिंग अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो गोल सेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और फिर जो है उनको मॉनिटर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। या फिर हम इसको वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू या फिर मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहते हैं। क्लियर। तो एमबीओ अप्रोच को हम गोल सेटिंग अप्रोच भी कह सकते हैं, वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू भी कह सकते हैं और मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। देखिए वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू मतलब समझे कि वर्क प्लानिंग यानी कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, आपने ये प्लान किया यानी वर्क प्लानिंग, एंड रिव्यू यानी कि उसके बाद फिर आप उसको मॉनिटर भी करते हो कि जो आपने एम्प्लॉयज़ को टास्क दिया है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइमली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिव्यू भी करते हो। क्लियर। तो वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू। तो ये जो अप्रोच है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इस अप्रोच को पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में अपने बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में जो है इसको क्वाइन किया था। द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज फर्स्ट यूज्ड बाय या फिर आप क्वाइंड बाय कह सकते हैं पीटर एफ ड्रकर इन हिज 1954 बुक टाइटल द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या हो गया कि यहाँ पर जो है आप एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट गोल सेट करते हैं और उसके बाद फिर उनको मॉनिटर करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, वही चीज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो गया। तो एमबीओ डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प देम चॉक आउट देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एमबीओ अप्रोच में क्या होता है कि आप जो है डिफरेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करते हो, सेट करते हो, उसको डिफाइन करते हो। और जब आप सभी एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि इनकी क्या रोल्स, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कहीं भी कोई क्लैश नहीं होगा, कहीं पे भी उनको कोई डाउट नहीं होगा और वो अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइमली परफॉर्म कर सकते हैं और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। MBO guides the employees to deliver their level best and achieve the target within the stipulated time frame। तो MBO जो है वो गाइड करता है एम्प्लॉय को कि उनको क्या काम करना है और वो अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर सकें और जो है अपने जो गिवन टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो अपने काम को कंप्लीट कर सकें। ये MBO के जरिए ही तो पॉसिबल होगा, क्योंकि जब MBO आप करते हो यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ को उनके रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियरली पता होता है और जब उनको वो चीज़ पता होगी तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दे पाएंगे और साथ ही साथ जो उनका टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम में आपके ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑब्जेक्टिव को, एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सकेंगे और साथ ही साथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी वो अचीव करते हैं। क्लियर। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे जो मेन फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज सेटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि डिफाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है पहले आप उसको डिफाइन करिए, उस गोल के अकॉर्डिंग यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए आप जो है ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, यानी कि टास्क या फिर गोल जो है अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए आप सेट करते हैं। डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग ही आपको एम्प्लॉय के गोल को, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा। उसके बाद फिर आप जब सेट कर देते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है यानी कि जो मैनेजर है उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को, यानी कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या प्रोग्रेस है। आपने कहा है किसी एम्प्लॉय को कि 1 हफ्ते के अंदर आपको जो है काम करना है, तो आपको अब उसको मॉनिटर भी करना होगा डेली, यानी कि आज उसने कितना काम किया, 2 दिन बाद कितना काम किया, 3 दिन बाद कितना काम किया, तभी तो आप जो है उसको गाइड कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे। नहीं तो पता चला 7 दिन से ज़्यादा हो गया उसने काम को किया ही नहीं है। तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करना है उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी प्रोग्रेस को, किसकी, एम्प्लॉय को, आपने जो भी एम्प्लॉय को टास्क दिया है उसकी प्रोग्रेस को, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। क्लियर। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करना है। जब आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर कर दोगे फिर लास्ट में जब टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है कि उसने सही तरीके से काम किया है और जो टाइम फ्रेम दिया गया था उस टाइम फ्रेम में काम किया है कि नहीं किया है। क्लियर। उसको इवैल्यूएट करना है। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, फिर आपको जो है एम्प्लॉय को फीडबैक देना है कि उसने अच्छा काम किया या फिर ख़राब काम किया, कहाँ पे उससे कमी रह गई है या फिर कहाँ पे उसने अच्छा काम किया, यानी जो भी फीडबैक रहा होगा उसको आपको उसको बताना है, उसके ड्रॉबैक्स बताने, उसकी
कमियां बतानी है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, सारी चीज़ें आपको जो है उसको कम्युनिकेट करनी होती हैं। क्लियर, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और वहीं पे फिर आपको उसको रिवॉर्ड या फिर अप्रेज भी करना है परफॉर्मेंस को, यानी कि उस एम्प्लॉय ने जिस भी तरीके से परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको रिवॉर्ड या फिर अप्रेजल भी वहाँ पे देना चाहिए। तो ये जो है पूरा एमबीओ प्रोसेस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप पहले डिफाइन करेंगे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव यानी कि एम्प्लॉय को टास्क देंगे, आप असाइन करेंगे, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, देन जो है आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और फिर आप जो है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको रिवॉर्ड या फिर अप्रेज करते हैं। क्लियर, ये जो है एमबीओ प्रोसेस होता है। तो बात कर लें कि एडवांटेज या फिर नीड या फिर इंपॉर्टेंस क्या है एमबीओ अप्रोच का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच का। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया कि हेल्प द एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज एट द वर्क प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एमबीओ अप्रोच का अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उनके क्या गोल हैं, उनकी क्या रोल है, उनके क्या रिस्पॉन्स है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियरली पता होंगी तो आप जो है कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करोगे। क्लियर, द एम्प्लॉयज़ आर क्लियर एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। तो एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ये पता होता है कि उनसे क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं एमबीओ अप्रोच में। हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो एमपीओ अप्रोच है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है। भाई एमपीओ अप्रोच में आप जो है एम्प्लॉयज़ को टास्क देते हो, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो, तो आपको जो है पता चलता है कि कौन एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड या फिर अप्रेज कर सकते हो। लीड्स टू सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, इट अवॉइड्स जॉब मिसमैच एंड अननेसेसरी कन्फ्यूजन लेटर ऑन। तो एमबीओ अप्रोच में सभी एम्प्लॉयज़ को पता है कि उसकी क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो कहीं पर भी कोई मिसमैच नहीं होता है और एम्प्लॉय भी क्या होता है, वो सेटिस्फाई होता है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। और जब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसको पता होगा कि उसको क्या करना है, तो वो सही तरीके से सही समय पे अपने काम को कंप्लीट कर लेगा, तो वो सेटिस्फाई भी होता है और उसको रिवॉर्ड भी उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिल रहा होता है, तो वो सेटिस्फाइड होता है। लीड्स टू हाईली मोटिवेटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉय। एमबीओ अप्रोच में क्या होगा कि हाईली मोटिवेटेड और कमिटेड एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है, काम को सही तरीके से करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो मोटिवेटेड भी फील करेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा तो और मोटिवेटेड फील करते हैं और कमिटेड होते हैं अपने काम को लेकर। तो ये कुछ एडवांटेज या फिर इंपॉर्टेंस हो गए एमबीओ अप्रोच के। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंस में कि आपको 3-4 चीज़ें जरूर लिखनी है। पहली चीज़ कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होता है कि किस एम्प्लॉय का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है, सेटिस्फाइड होता है, कमिटेड होता है, अपने वर्क को लेकर परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में हेल्प करता है एमबीओ अप्रोच। कम्युनिकेशन को और यहाँ पे इंप्रूव किया जाता है, क्योंकि जब आप एमबीओ करते हो तो वहाँ पे आप जो है फीडबैक प्रोवाइड करते हो हर एम्प्लॉय को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन भी जो है इंप्रूव होता है। हर एम्प्लॉय को आप जो है उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हो, उसके टास्क बताते हो, तो कम्युनिकेशन भी यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूव होता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। देखिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंडिविजुअल्स है, पर्सन है, उसकी स्किल्स को, उसके नॉलेज को, उसके पोटेंशियल्स को जो है वो डेवलप करते रहना है, इंक्रीज करते रहना। जैसे कि नया टेक्नोलॉजी आया, एआई आया, तो एआई की नॉलेज उसको दे दी, क्लियर, एआई की ट्रेनिंग दे दी कि किस तरीके से एआई के जो है ऑपरेट किया जाएगा, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाएगा बिजनेस में। या फिर कोई नई मशीनरी आई तो उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, उस चीज़ का जो है वहाँ पर उसको नॉलेज दे दिया गया। तो यही चीज़ इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है कि यानी कि इंडिविजुअल की स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप करते रहना टाइम के साथ साथ। क्लियर। वहीं पर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की जो वेल्थ है, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उस चीज़ को डेवलप करना। क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल किस तरीके से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस। क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस, देखिए नाम से परफॉर्मेंस एनालिसिस, किस चीज की एनालिसिस हो रही है, परफॉर्मेंस की। किसके परफॉर्मेंस की, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस या फिर परफॉर्मेंस की, कि वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। यूजिंग ऑब्जेक्टिव डेटा लाइक वीडियो एंड स्टैटिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, क्या वो उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अचीव करें तो किस तरीके से कर रहे हैं। जब इस चीज़ की एनालिसिस की जाती है तो इसी को परफॉर्मेंस एनालिसिस कहा जाता है। और परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए जो है वीडियो और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि डिफरेंट डेटा का जो है इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, जिससे जरिए उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस कहने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या इवेल्युएट करते हैं, इट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अगेंस्ट कंपनी एक्सपेक्टेशन। कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन थी और उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है, उस चीज को जो है यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है। टू आइडेंटिफाई, क्यों किया जाता है, टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट और टू इंश्योर परफॉर्मेंस रिमेन्स एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी कि अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय या फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस नहीं है तो उस केस में हम परफॉर्मेंस एनालिसिस का जो भी रिजल्ट आएगा उसका इस्तेमाल जो है इंप्रूवमेंट यानी डेवलपमेंट के लिए करेंगे, इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। और अगर परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क है, कंपनी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर उस चीज को मेंटेन रखने के लिए जो है वहां पर चीजें परफॉर्म की जाएंगी, कुछ ना कुछ वहां पर स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाएगी कि वो चीज जब हमेशा बनी रहे। क्लियर। तो यही होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो चाहे वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस वहां पर उसका करना पड़ता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे तभी तो जो है इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेंगी, और जब आपको पता चल जाएगा कि कहां पर वीकनेस है, किस वजह से वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है, किस वजह से वो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आप जो है उसके लिए प्रॉपर स्किल्स ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट वहाँ पर उसको सेमिनार कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर किसी ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए, वेस्टिबल ट्रेनिंग के जरिए जो है वहाँ पर उसको वो चीज़ की नॉलेज दी जा सकती है जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। क्लियर। तो इट यूजेज मैट्रिक्स टू मेजर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो नॉर्मली तीन मैट्रिक्स का, तीन डेटा का इस्तेमाल होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस के करने के लिए। प्रोडक्टिविटी कितनी है, एफिशिएंसी कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तीन फैक्टर हैं, ये तीन मैट्रिक्स हैं, इसका इस्तेमाल करके जो है आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। भाई प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम है यानी कि परफॉर्मेंस पुअर है, एफिशिएंसी लो है, परफॉर्मेंस पुअर है, प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है, परफॉर्मेंस पुअर है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है तो यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसके बेसिस पे, इन डेटा के बेसिस पे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या हो गया, इट इज अ स्ट्रेटेजिक टूल दैट इवैल्यूएट्स एन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस इन मीटिंग गोल्स, यानी कि वो अपने गोल्स को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को जो है इवैल्यूएट करने में जो है परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर गैप्स कोई है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, गैप्स कहने का मतलब है कि जैसे एआई का इस्तेमाल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय को एआई के बारे में मालूम ही नहीं है। क्लियर। तो आइडेंटिफाइंग गैप्स यानी कि कहां पर जो है गैप है, कहां पर जो है कमी है, किस चीज की कमी है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना। और इन्फॉर्मिंग डेवलपमेंट प्लान्स, और डेवलपमेंट प्लान्स को इन्फॉर्म करना, यानी कि क्या डेवलपमेंट प्लान हो सकते हैं, किस तरीके से जो गैप्स है उसको रिमूव किया जा सकता है, किस तरीके से एम्प्लॉय की स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है जिससे कि वो अपने काम को सही से परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात करें। क्लियर। तो जब परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल जाती है तो उसको कंपेयर किया जाता है, जो भी डिजायर्ड गोल्स थे या फिर जो भी कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी उससे कंपेयर किया जाता है, और जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसी के बेसिस पे फिर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल के डेवलपमेंट की तैयारी की जाती है कि इंडिविजुअल को क्या ट्रेनिंग, क्या जो है वहां पर स्किल्स डेवलप करना है, और या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से चेंजेस करने हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। क्लियर। तो इसीलिए जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाती है जिससे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो पता चल जाए, और फिर डिजायर्ड गोल्स क्या थे और कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या थी वो हमने पहले से सेट कर रखा था। कंपेयर करते हैं, जहां पर भी गैप्स आता है, जहां पर भी डिफरेंसेस होते हैं, उस चीज को रिमूव किया जाता है थ्रू द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्लियर। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर जो है एम्प्लॉय की स्किल्स और परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। क्लियर। और एनालिसिस करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है, और उसी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने पर हम जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जो है पर्सनलाइज ट्रेनिंग और कोचिंग जो है उनके लिए हम तैयार कर सकते हैं जिससे कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके। यहां पर डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को इंक्रीज किया जा सके। अब उसको कौन सी स्किल्स देनी है, उसको कौन सी नॉलेज देनी है, ये कैसे पता चलेगा, जब उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाएगी ना। जब उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाएगी तो पता चलेगा कि अच्छा इसके पास ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, और उसके बेसिस पे जो है हम गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एआई की नॉलेज होनी चाहिए थी, एआई की नॉलेज इसको नहीं है, फिर उसको हम पर्सनलाइज ट्रेनिंग या कोचिंग एआई का दे सकते हैं। क्लियर। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ये जो है यहाँ पर करना जरूरी होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस पे। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर इट एग्जामिन्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है। और एग्जामिन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे फिर ओवरऑल एफिशिएंसी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है उसके लिए प्लान तैयार किया जाता
है और कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कैसे अचीव किया जाएगा उसके लिए फिर प्लान जो है वहाँ पर तैयार किया जाता है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कई बार होता है ना कि डिपार्टमेंट सही से नहीं डिवाइड हुए होते हैं, तो उसके जैसे वर्किंग जो है प्रॉब्लम हो रही है, वर्क इन्वायरमेंट जो है अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें जब परफॉर्मेंस एनालिसिस के जरिए पता चलेंगी तो वहाँ पर जो है उस चीज़ को रिमूव किया जाता है, उसके लिए जो है वहाँ पर प्लान तैयार किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है और फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो अगर हम बात कर लें परफॉर्मेंस एनालिसिस की मेथड की कि कौन कौन से मेथड है जिसके जरिए परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है, तो आप जितने भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी न्यूमेरिकल डेटा और नॉन न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल करके जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जा सकता है, क्लियर भाई। जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन के जरिए देख सकते हो कि कौन एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, कौन एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से, या फिर क्वांटिटेटिव डेटा कि किसी एम्प्लॉय ने कितना प्रोडक्ट किया है, एक दिन में कितना प्रोडक्ट बनाया है, किसी दूसरे एम्प्लॉय ने एक दिन में कितना प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो कम बना रहा है यानी कि उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। भाई अगर एक एम्प्लॉय है वो एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर ले रहा है, वहीं पर दूसरा एम्प्लॉय एक दिन में खाली 5 यूनिट बना पा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं दूसरे एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जा सकता है। उसके अलावा जो अप्रेजल मेथड्स हैं, 360 डिग्री मेथड हो गया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो गया, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल हो गया, इनका जरिए भी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वहाँ पर किया जाता है। 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है कि जो सुपीरियर है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो आपके साथ एम्प्लॉय के साथ जो काम करते हैं पीयर्स जो होते हैं, उन सब से जो है फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉय का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को जो है वहाँ पर मेजर किया जाता है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल में जो है कोई भी एम्प्लॉय है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है उसके ऊपर वहाँ पर जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है और इनके जरिए जो है परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस ही वो एक मेथड है जिसके जरिए किसी भी इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उस वीकनेस को दूर करने के लिए, जो भी वीकनेस है उसको रिमूव करने के लिए फिर वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लान डेवलप किया जाता है और उसी स्ट्रेटजी के जरिए, जो स्ट्रेटजी डेवलप की गई है उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करके इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किया जाता है एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।